हेलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले ही एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी लोगों का ये मानना है कि आप लोगों के नंबर इस बार नहीं बढ़ेंगे, जबकि मैं आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ कि पिछली बार जितने 20 से 25 30 नंबर ना बढ़े आप लोगों के, लेकिन आप लोगों के 10 से 12 नंबर निश्चित तौर पर बढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से बढ़ेंगे डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा कि आप लोग भी अब इस चीज़ को मानोगे कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बिल्कुल इस बार भी होगा। उतना ना हो, लेकिन आप लोगों के इतने नंबर बढ़ जाएंगे कि अगर आप बिल्कुल थोड़े से चूकने वाले होंगे तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का सहारा लग के आप लोग इस वैकेंसी के अंदर अपने सीटें कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं फेज़ 1, फेज़ 2, 3, 4 के अंदर जो भी फेज़ के एग्जाम हो चुके हैं उनकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जहाँ तक अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो अच्छे से अपनी पीटी की तैयारी करिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेवल है आप लोग उसको अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। इसके साथ साथ में 40, 45 और 50 नंबरों वालों की क्या चांस है वो कट ऑफ के अंदर इसको अच्छे से देख लेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, कई बार आप लोगों ने ये लेटर देख लिया होगा जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताता है कि हम परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से करेंगे। रेलवे ने इस चीज़ के बारे में बता दिया है। इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर दो चीज़ें दी गई है, एक ऊपर और नीचे, साथ में आप लोगों को इंटू करना है 100 से। ऊपर वाली चीज़ के अंदर क्या बताया गया है? ऊपर वाली चीज़ के अंदर आप लोगों को ये बताया गया कि आप जिस शिफ्ट के अंदर बैठे हैं उस शिफ्ट के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके आपके बराबर नंबर आ रहे हैं, साथ ही साथ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके आपसे कम नंबर आ रहे हैं। दो चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है। पहली चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है आपके कितने नंबर आ रहे हैं, जितने आपके नंबर आ रहे हैं उतने और कितने स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी जो चीज़ ऐड होने वाली है वो है कि आपसे कम नंबर वालों कैंडिडेट की संख्या कितनी है। ये दोनों डाटा आ जाएंगे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या आने वाला है? नीचे की तरफ आप लोगों को सीधा सा इसके अंदर दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट या कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। आपकी शिफ्ट के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और उसके बाद में आप लोगों को 100 से गुणा कर देना है। आपका परसेंटाइल स्कोर आपके सामने होगा। फॉर्मूला काफ़ी ईजी है। पिछले साल वाले फॉर्मूला की बेसिस में अगर तुलना करें तो बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। हर कोई इस चीज़ को समझ सकता है। लागू किस प्रकार से होगा कि इस लेटर के अंदर साफ दिया हुआ है कि परसेंटाइल बेसिस जो आप लोगों का स्कोर निकलेगा, रो मार्क्स के बाद में परसेंटाइल मार्क्स होंगे, उन्हीं के आधार पर आपकी कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। तो वो रो मार्क्स किस प्रकार से निकलेंगे वो इसके अंदर देखने वाले हैं। इसको आप पहले 90 कर लीजिए। ये 3 शिफ्ट मैंने आप लोगों के सामने ले ली है। एक शिफ्ट 1 है जो थोड़ी इजी है, शिफ्ट 2 मॉडरेट है और शिफ्ट जो 3 है वो काफ़ी हार्ड शिफ्ट है, जिसका एग्जाम थोड़ा सा अन्य शिफ्ट की तुलना में हार्ड आ गया। यहाँ मैंने एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम्पल के लिए 10-10 कैंडिडेट ले लिए हैं और उनके रो मार्क्स साथ में ले लिए हैं। इसी के साथ अपन परसेंटाइल मार्क्स निकालेंगे कि किस प्रकार से परसेंटाइल मार्क्स निकाला जाता है। और किसी एक बोर्ड में मान लीजिए कि अगर 7 वैकेंसियों को बढ़ना है, 8-7, तो उसको अपन किस प्रकार से फिलअप करेंगे वो इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है परसेंटाइल मार्क्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अपन ने इसको 90 किया है, ठीक है ना, 90 किया है। जो ऊपर वाले 90 इस कैंडिडेट के स्कोर आ रहे हैं, तो अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से क्या चीज़ सीखी है? लाइन के ऊपर अपन को रखना है कि आपके नंबर जितने आ रहे हैं उसके साथ साथ में आपसे नीचे नंबर जितने भी कैंडिडेट के आ रहे हैं उनका जोड़ करना है। तो 90 नंबर लाने वाला मात्र एक कैंडिडेट है, तो अपन ने एक जोड़ दिया। इसके साथ में 90 से कम नंबर लाने वाले कितने कैंडिडेट है? 9 नंबर है, 9 कैंडिडेट है। तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? टोटल कैंडिडेट हो गए अपने पास 10। और इस शिफ्ट के अंदर बैठने वाले कैंडिडेट कितने थे? वो भी 10 थे और 100 से गुणा कर देना है। तो आप लोगों के पास कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 बचने का मतलब है कि इस पहले कैंडिडेट का जो परसेंटाइल मार्क्स है वो 100 हो जाएगा। अब दूसरे के हैं कि मान लीजिए इसके 90 थे, सेकंड कैंडिडेट के 88 आए हैं। अब सेकंड कैंडिडेट के 88 आए हैं तो 88 और कितने कैंडिडेट के हैं? अपन ने देखा 88 सिर्फ एक कैंडिडेट के हैं, तो अपना पहला जोड़ इसका हो गया। दूसरे जोड़ में अपन क्या रखते हैं? 88 से कम नंबर कितने कैंडिडेट के हैं? तो 88 से कम नंबर कितने कैंडिडेट के हैं? 8 कैंडिडेट के 88 से कम नंबर है, यानी लाइन के ऊपर कैंडिडेट की संख्या कितनी चल जाएगी? 9। उस शिफ्ट के अंदर कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए? तो टोटल अपीयर्ड हुए और साथ ही साथ में गुणा किसे करना है? 100 से। तो इस प्रकार से अपने पास में आ जाएंगे 90। इसका परसेंटाइल स्कोर कितना हो जाएगा? 90। तो इसी प्रकार से सभी के सभी कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया जाएगा एक एक शिफ्ट का। जब इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकाला जाएगा तो सेकंड शिफ्ट से इस शिफ्ट को कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। इसी शिफ्ट के आधार पर इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, दूसरों के आधार पर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए दूसरी शिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिएगा किसी एक जोन से 16 कैंडिडेट को लिया जाना है, 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है, तो आपके शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का हो गया। उस आप लोग ऐसे मान के चलिए कि वहाँ का जो कट ऑफ निकला वो कट ऑफ निकला परसेंटाइल मार्क्स पे 50 नंबर, 50 नंबर तक कट ऑफ निकला है। यहाँ 50 नंबर जितनी जिसके भी परसेंटाइल है उन सभी कैंडिडेट को लेना है। 50 से कम वालों 50 से ऊपर वालों को सभी को लेना है। तो इसके तो 100 है, ये तो आ जाएंगे, यानी ऊपर वाले तीन जो कैंडिडेट है पहली लाइन वाले, हर शिफ्ट के 3 कैंडिडेट। अब यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। पहली ही लाइन में जब आप लोगों के 3 कैंडिडेट आएंगे तो शिफ्ट पहले के अंदर जिसके 80 नंबर थे उसका सिलेक्शन हो गया। शिफ्ट 2 के अंदर जिसके 86 थे, माफ कीजिए 90 नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया। शिफ्ट 2 में जिसके 86 थे उसका सिलेक्शन हो गया। और तीसरी शिफ्ट जो हार्ड थी उसमें मात्र 78 वाले का हो गया। अब 90 और 78 में आप लोग अंतर देख सकते हैं, 12 नंबर का अंतर है। उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में 88
का हो गया, उसी के साथ 75 वाले का भी हो गया, क्योंकि इसके जो परसेंटाइल मार्क्स है वो भी 90 है और 88 के वाले भी 90 है। इनका अंतर आप लोग देखोगे तो 13 नंबर का आप लोगों को अंतर आ रहा है, यानी कि 12 से 13 नंबर का अंतर आने के बावजूद भी अलग अलग कैंडिडेट के सेम जोन के होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस कैंडिडेट को 90 तक पहुंचाने के लिए इसके 13 नंबर बढ़ाए गए, तभी तो ये 88 के बराबर आया। जैसे ही 88 के बराबर आया, उसका परसेंटाइल मार्क्स भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो आप लोग ये चीज बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि परसेंटाइल बेसिस के अंदर स्कोर नहीं बढ़ेगा। हालांकि आपके स्कोर कार्ड में ये चीज आप लोगों को नहीं दिखाई जाएगी कि आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में कितने मार्क्स बढ़े, लेकिन आप लोगों को वहां पर सिर्फ इतनी चीज बताई जाएगी कि आप लोगों का जो परसेंटाइल बेसिस स्कोर है वो भी 90 है, 88 वाले को भी 90 दिखाएगा, तो 75 वाले को भी वहां पर 90 ही दिखाएगा। ये चीज़ आप लोगों को बस इतनी सी बताना चाह रहा था। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का 100% इसके अंदर फायदा मिलने वाला है। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। फेज 1 के अंदर कौन कौन से जोन का एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता है कि फेज 1 के अंदर जो ECR है उसका एग्जाम हुआ था फेज 1 में हाजीपुर का, सिकंदराबाद का और मुंबई का। यहाँ के अगर अपन बात करें फेज 1 के आधार पर, तो चलिए इसको अपन साथ में देख लेंगे। फेज 2 के अंदर इलाहाबाद का था, जयपुर का था, बिलासपुर का था, कोलकाता का था और जबलपुर का था। फेज 2 एक ऐसा फेज था जिसके अंदर मिनिमम अटेंडेंस रही है। और पेपर का लेवल अगर देखें तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, हालांकि पेपर का लेवल तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक मेंटेन कर रखा है, जैसा पहले आ रहा था उसी प्रकार का आ रहा है। जिन लोगों ने भी अगर कोई कोशिश करी कि पेपर को देख के थोड़े मार्क्स बढ़ा ले, तो 1-2 नंबर से ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी इसका फायदा उठा पाया होगा। मैं थोड़ी देख सकते हैं, लेकिन जीके साइंस जिस प्रकार की पूछी गई है, काफ़ी डेप्थ में पूछी गई है और काफ़ी लेंथी रीजनिंग पूछी गई है, जिसका तोड़ मेरे को तो नहीं लगता कि अभी तक किसी ने उसके बारे में निकाला होगा। तो सेकंड फेज में ये सारे जोन थे आप लोगों के। इसके अंदर काफ़ी डेंजर जोन भी है तो काफ़ी सेफ जोन भी आते हैं। तीसरे फेज के अंदर आप लोग देख सकते हो भुवनेश्वर का एग्जाम हो गया, गुवाहाटी का हो गया, न्यू दिल्ली का हो गया और चेन्नई का हो गया। फोर्थ फेज के अंदर मुंबई, कोलकाता और गोरखपुर के एग्जाम अभी चल रहे हैं। ये सारी आप लोगों के सामने फेज है जिनके बारे में अपन डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। इसके अंदर आप फेज 4 भी जोड़ सकते हो, इसके अंदर फेज 4 भी अपन साथ में जोड़ सकते हैं। इसके अगर अटेंडेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि फेज 1 के अंदर अटेंडेंस जो थी वो लो रही थी, काफ़ी कम रही थी। अटेंडेंस का परसेंटेज अगर देखें तो 45 के आसपास तो रही थी, इसके आसपास ही रही थी, इससे ऊपर नहीं गई थी। 45 प्लस के अंदर फेज 1 के अंदर जो रही थी उसको देखकर काफ़ी एक ऐसा वो हल्ला सा बन गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि काफ़ी सारे कम स्टूडेंट एग्जाम देने आ रहे हैं, मात्र 45 अटेंडेंस रह रही है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट वापस निकल कर आए और एग्जाम देने, जिनकी तैयारी भी नहीं थी वो भी एग्जाम देने पहुंच गए, जिस प्रकार से आप लोग देखोगे। लेकिन वहाँ पर उनके अटेम्प्ट देखने को मिले, वो काफ़ी दिलचस्प चीज़ थी, क्योंकि स्टूडेंट जो थे फर्स्ट फेज के अंदर, जिनको सभी को यही बताया गया था, अलग अलग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उसके द्वारा, कि आप लोगों के अगर 70 तक सही नहीं बैठे जाएंगे तो आप लोगों की दिक्कत हो जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अटेम्प्ट्स के अंदर फेज 1 वालों ने काफ़ी सारी गलतियां करी और अटेम्प्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन करके आगे नहीं आने के बावजूद भी उन्होंने तेजी से करते हुए, जब उनको पता लगा कि हमारे पास समय नहीं है, तो बहुत सारे उन्होंने तुक्के लगा दिए, जिसके कारण उनके नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिलेगा। तो फेज 1 वालों की तो जो कम कट ऑफ जाएगी वो इसी कारण से जाएगी कि काफ़ी सारी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर देखने को मिली। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल एकदम सरप्राइजेबल पेपर था, जिस प्रकार से 2018 के हिसाब से उन्होंने तैयारी करी थी कैंडिडेट्स ने, उस प्रकार का एग्जाम उनको देखने को नहीं मिला। उसके काफ़ी अलग एग्जाम था, जो लेंदी था, जो ट्रिकी क्वेश्चन थे, जिसके अंदर जो जिसकी डीप में स्टडी करी हुई होगी, एनसीईआरटी पढ़ी हुई होगी, वही सोल्व कर पा रहा था। तो पेपर का लेवल अच्छा खासा था। सेकंड फेज की बात करें, सेकंड फेज जैसे ही आए तो सभी लोगों को पेपर के लेवल का पता चल गया। जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी हुई थी उनके तो सारे के सारे पत्ते सामने आ गए और उन लोगों ने तो एग्जाम देना ही बंद कर दिया, क्योंकि फेज 1 का जिस प्रकार से एनालिसिस किया गया सभी चैनल्स के द्वारा, तो उनमें यही बताया गया कि स्टूडेंट की हालत काफ़ी खराब है, जिसके कारण जिन लोगों की तैयारी नहीं थी उन्होंने अपना समय व्यर्थ ना करते हुए पेपर में जाना उचित ही नहीं समझा। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये बताऊं कि फेज सेकंड के अगर ओवरऑल कट ऑफ के बारे में देखें तो कुछ जोन तो ऐसे हैं जहां पर मात्र 30%, इससे भी कम जो है अटेंडेंस रही होगी। और आप लोग मैक्सिमम अगर मानोगे तो इसको 35% से ऊपर किसी भी हालत में अटेंडेंस सेकंड जोन की नहीं गई थी। अटेम्प्ट की बात करें, फर्स्ट फेज का एनालिसिस के बाद में सेकंड से जो फेज थे उनके स्टूडेंट को ये चीज़ अच्छे से पता चल गई थी कि हमें मैक्सिमम स्पीड के साथ में पेपर करना है और कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। तो वो इस चक्कर में पड़ गए, जब उनकी स्पीड कम होगी क्योंकि वो एकदम एक सेफ स्कोर की तरफ चलने लगे, उनको पता था कि हमें सही क्वेश्चन करने हैं, तो सही करने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा सही करने के चक्कर में उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया और उनके मैक्सिमम अटेम्प्ट की संख्या जो थी वो 65 से लेकर 68 तक थी। बच्चे इतना अटेम्प्ट ही मात्र इतना कर पा रहे थे सेकंड फेज के अंदर। उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल जो फर्स्ट फेज के अंदर था उसी प्रकार का मेंटेन रहा। छात्रों को कोई विशेष फायदा इससे नहीं मिला। उसके बाद में अपन देख लेते हैं फेज 3 के बारे में। तो इसी प्रकार का फेज 3 चला। फेज 3 में हालांकि थोड़ी सी कट ऑफ जो है, माफ़ कीजिएगा, अटेंडेंस जो है वो अच्छी खासी देखने को मिली, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जाम देने वाले जोन थे वो भुवनेश्वर था, गुवाहाटी था, न्यू दिल्ली था और इसी के साथ साथ में चेन्नई था। सभी को पता है कि चेन्नई की कट ऑफ कम जाने वाली है, तो जितने भी कैंडिडेट वहाँ से थे मैक्सिमम उन लोगों ने एग्जाम देना उचित समझा, अपनी किस्मत को आजमाना उचित समझा, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे होंगे। साथ ही साथ में न्यू दिल्ली पड़ता है, नॉर्थ बेल्ट का जोन है, तो यहाँ पर तो कॉम्पिटिशन वैसे भी आ ही रहता है, जिसके कारण का अटेंडेंस जो है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली। इसके साथ साथ फेज 4 की बात करें जो अभी रनिंग में चल रहा है, अटेंडेंस का सेम वही हाल है, 40 के प्लस में अटेंडेंस देखने को मिल रही है। अटेम्प्ट जो देखें एवरेज स्टूडेंट का अटेम्प्ट अभी भी यही चल रहा है
कि 70 से आसपास में अटेम्प्ट चल रहा है। अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें 70 टू 73 के आसपास में अटेम्प्ट चल रहा है। और डिफिकल्टी लेवल तो मैं यही मानूंगा कि बिल्कुल टीसीएस ने अपना जो लेवल था वो मेंटेन कर रखा है 17 तारीख से लेकर अभी तक कंटिन्यू अपने लेवल में कोई मैक्सिमम चेंज नहीं किया, लेकिन इस तरीके का जो उन्होंने लेवल रखा है कि कोई भी उस लेवल को पकड़ नहीं पा रहा है, कोई भी उसकी नब्ज को नहीं पकड़ पा रहा है कि टीसीएस कहाँ से और मैक्सिमम क्या क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो ये सारे फेज थे अभी तक आप लोगों के चल रहे थे। कट ऑफ के अगर ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात कर लूँ, आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा इस चीज़ को मैं देख लूँ। पहले आप लोगों को बता दूं, आंसर की आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी भी जल्द नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि 16 तारीख को आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं। तो उसके बाद में आप लोग ये मान के चलिए कि लास्ट अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर लास्ट में ही आप लोगों की जो है वो आंसर की आएगी, उससे पहले आपके आंसर की नहीं आ सकती है। और रिजल्ट की बात करें तो नवंबर के मिड सप्ताह में या फिर लास्ट नवंबर में आप लोगों का पीईटी के लिए जो कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में जोन वाइज पीईटी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद में अपन देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है फेज वाइज। तो फेज 1 की अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में कि फेज 1 की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो जो भी कैंडिडेट फेज 1 के अंदर थे उनके अगर 58 के आसपास में नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आसानी से इसके अंदर अपनी जो है वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अदर कैटेगरीज इसकी के आधार पर अपने मार्क्स 3 नंबर ओबीसी कम कर ले, उसके बाद में एससी जो है वो 4 नंबर कम कर दे, एसटी जो है एसटी से 3 नंबर कम कर दे। और उसी के हिसाब से आप लोगों को पता है कि जो अंतर रहता है वो हमेशा एक जैसा ही अंतर रहता है। किसी 1-2 जोन में छोड़ दे तो ये जो कैटेगरी वाइज अंतर रहता है वो सभी जोनों के अंदर एक समान रहता है। उसके बाद में फेज 2 की बात करें तो फेज 2 के अंदर अगर यूआर कैंडिडेट के 55 के आसपास में भी नंबर बन रहे हैं तो वो अपने फिजिकल की तैयारी कर दे, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फेज 3 की अगर मैं बात करूं जिसमें भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नई दिल्ली और चेन्नई था, यहां पर अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट के 54 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आसानी से उनका नंबर आ जाएगा। अदर कैटेगरीज वाले अपने नंबर जो है वो 2-2, 3-3 नंबर अपनी कैटेगरी के हिसाब से कम कर सकते हैं। फेज 4 की अगर मैं बात करूँ जिसमें कोलकाता है, मुंबई है और गोरखपुर है, यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि जोन वाइज भी वेरी करने वाला है, जैसे कि इसमें गोरखपुर है, साथ में इसमें कोलकाता भी है और मुंबई भी है, तो यहाँ की कट ऑफ जो है वो गोरखपुर की तुलना में थोड़ी सी कम जाती है। लेकिन गोरखपुर और इससे जो हाई कट ऑफ वाले जोन है यहां से अगर आपके 58 नंबर भी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर 100% आप लोगों को अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब फिजिकल का नंबर आए तो उसके अंदर आप किसी भी तरीके से पीछे ना छूट जाए। इसके बाद में मैंने आप लोगों को सभी जोन के बारे में बता दिया। अगर कोई भी कमेंट हो, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था वो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।